Everyone, this is Varun. Again, we are back with our new video. Uh, तो ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के लेक्चर में हम बहुत कुछ कवर चुके हैं, बहुत कुछ हम देख चुके हैं, बहुत कुछ समझ चुके हैं। हमने बेसिक से लेकर तक हमने यूपीआई तक काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं अपने 9 लेक्चर्स में। नहीं देखिए वीडियो, जाके देखो, सोचो समझो और नोट्स बनाना चालू करो। एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा पास है। जो लोग 2024 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे से वीडियोस को देखो। सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाऊंगा, बहुत इजी, बहुत आराम से बनाऊंगा ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ, नोट्स बना पाओ। इसके साथ आपको कुछ और पढ़ने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी आप काफ़ी चीज़ें कवर करते रहो। जो पढ़ना है वो पढ़ो। टाइम इतना दो कि आपके माइंड को रिलैक्स मिले, आप घूम पाओ, फिर पाओ, आराम से रिलैक्स होके। प्रेशर नहीं डालना है 12-12, 15-15 घंटे पढ़ के, ऐसा कुछ नहीं करना है। इजी वे में पढ़ो, अच्छा रहेगा। बाकी यस, ईपीएफओ आ चुका है यूपीएससी का, जिसमें 500 समथिंग आपकी वैकेंसी है। फिल करो। सेम सब्जेक्ट, सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो लेबर लॉस का है, उसे पढ़ो। इजीली पेपर क्रैक हो जाएगा। कुछ ज़्यादा पेपर टफ नहीं आता है। जस्ट अगर आप यूं कर सकते हो तो यूं में ही पेपर क्रैक हो सकता है, बट उसके लिए थोड़ा बहुत यूं करने वाली पावर होनी चाहिए आपके अंदर, पढ़ने वाली। ठीक है, तो करो। स्टार्ट कर रहे हैं आज। व्हाट इज मनी सप्लाई एंड डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लेन्ड। मनी सप्लाई क्या क्या है, मनी सप्लाई में क्या क्या होता है, ब्रॉड मनी, नैरो मनी, सब कुछ पढ़ेंगे, समझेंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी सीएपीएफ में पूछा जा चुका है, ईपीएफ में पूछा जा चुका है, सीडीएस में पूछा जा चुका है, अदर एग्जामिनेशंस एज वेल, एसएससी, इन सब में पूछा जा चुका है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। और यूपीएससी का कई बार ये फेवरेट सब्जेक्ट भी रहता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स बेसिकली, क्योंकि काफ़ी टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, आपका आंसर देना मुश्किल हो जाता है। सो एक बार देखते हैं तो बेसिकली है क्या, व्हाट इज मीन बाय मनी सप्लाई। मनी सप्लाई है क्या। मार्केट के अंदर देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मनी होती है, जिसमें रिजर्व मनी होती है, नैरो मनी होती है, ब्रॉड मनी होती है। ब्रॉड मनी हमारी वो मनी है जो कि हमारी बेसिकली सप्लाई में यूज होती है, जो कि बेसिकली हमारे सप्लाई में यूज होती है, उसे हम कहते हैं ब्रॉड मनी। ठीक है। वहीं मनी सप्लाई का टोटल मतलब क्या है, यानी कि टोटल वैल्यू जितनी भी मनी की हमारे पास अवेलेबल है इकोनॉमी में आज की डेट में, जो हमारे पास रिजर्व है, आरबीआई के पास रिजर्व है, लोगों के पास पैसा है, बैंकों में पैसा है, दैट्स कॉल्ड द बेसिकली इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई का, यानी कि जो स्टॉक हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड द बेसिकली मनी सप्लाई, जो कि काम कर रही है आज की डेट में। ओके, दिस इज नो यूनिफॉर्म डेफिनेशन। कोई भी ऐसी कोई एक अच्छी डेफिनेशन नहीं दी गई कि हाँ ये स्पेसिफिक डेफिनेशन है इसकी और आप इसको आराम से इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। कोई ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। पब्लिकली यूजुअली एसोसिएट करेंसी विद मनी। बेसिकली जो मार्केट में मनी है वही होती है, बैंकों में डिपॉजिट है वो मनी है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं मनी के, जिसमें मैं आपको बताता हूँ अभी डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई क्या है। बेसिकली देखो, कुछ ज्यादा स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी, ये एक छोटी सी सप्लाई है, जो भी मार्केट के अंदर मनी जो सर्कुलेट हो रही है, आपकी जेब से, मेरी जेब से, बैंक से, इधर से उधर से, गोल्ड के तौर पे, दैट्स कॉल्ड द मनी सप्लाई। ओके, एज मनी सप्लाई इज कनेक्टेड विद द सर्कुलेटिंग मनी, हाईली लिक्विड, जो कि हाईली लिक्विड होती है, फॉर्म्स ऑफ मनी लाइक करेंसी, बैंक डिपॉजिट आर यूजुअली कंसिडर्ड। जो हाई लिक्विडिटी होती है वो ज्यादातर बेसिकली होती है जो कि बैंक्स में डिपॉजिट होती हैं, आपके पास है, दैट्स कॉल्ड बेसिकली मनी सप्लाई। किससे कनेक्टेड है, सर्कुलेटिंग ऑफ मनी से। ठीक है, अब देखो, मनी सप्लाई बेसिकली मेजर होती है किस तरीके से, मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं इसके, M1, M2, M3, M4, ये चार दे रखे हैं हमारे पास। टर्म्स लाइक नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी आर ऑल्सो यूज टू डिनोट मनी सप्लाई। ये दोनों यूज होते हैं, बट इसमें ध्यान रखने वाली बात है, लिक्विडिटी किसमें ज्यादा है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको यूज करना प्रेफर करते हैं। तो for an example, the money supply is the total stock of money circulating in the economy. In the most simple language, money supply is currency or in circulation plus deposits in commercial banks. As I said, जो कि मैंने भी आपको बताया है वही है। आपके पास कितना है मनी, मार्केट के अंदर सप्लाई कितना है, बैंकों के पास कितना है। मनी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ टोटल करेंसी सर्कुलेटिंग इन द पब्लिक, ठीक है, नॉन बैंक डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, ये आपका हो जाएगा टोटल करेंसी सर्कुलेट करिए जो पब्लिक में, प्लस नॉन बैंक डिपॉजिट एंड कमर्शियल बैंक डिपॉजिट। ओके, ये इसके अंदर रहेगा। वहीं अगर आप इसकी बात करें मनी सप्लाई को देखते हुए, मनी सप्लाई इंक्लूड्स डिपॉजिट जनरेट्स इन बैंकिंग सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ मूवमेंट करेंसी इन द बैंकिंग सिस्टम एज वेल एज द अदर फॉर्म्स लिक्विड एसेट्स। ओके, अच्छा, व्हाट इज मीन बाय करेंसी इन सर्कुलेशन, क्या मतलब क्या है इसका। देखो, इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ द करेंसी, चाहे वो कॉइन में हो, पेपर करेंसी हो, जो कि इश्यू होती है आरबीआई के थ्रू, इंडिया, माइनस द अमाउंट दैट हैज बीन विड्रॉन बाय इट। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ करेंसी जो कि कॉइन्स में है, पेपर में है, दैट हैज
ever been issued by RBI of India minus the amount that has been withdrawn by it. जो भी इनके द्वारा विड्रॉ कर लिया गया है, निकाल लिया गया है पैसा, मार्केट में जो नहीं है वो, इसके अलावा जो मार्केट में है वही काउंट किया जाएगा, जो कि सर्कुलेशन में, चाहे वो कॉइन में हो सकता है या फिर आपका पेपर करेंसी में हो सकता है. ओके. करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी विद पब्लिक, करेंसी नोट्स, कॉइन्स विद पब्लिक, ये हो सकता है. कैश इन हैंड विद बैंक्स, बेसिकली ये हो सकता है. इट इज मेजर लाइबिलिटी कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल बैंक्स बैलेंस शीट. ये इनकी बेसिकली लाइबिलिटी बनती है सेंट्रल बैंक की, कि वो इसको मेजर करे कि मार्केट के अंदर कितना सर्कुलेशन में है. आपको पता होगा जब मैंने आपको यूपीआई पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो बेसिकली जो हमारे पास जो कैश का जो हमारे पास ट्रांजेक्शन होता है वो अप्रोक्सीमेटली जितना कैश मार्केट के अंदर है उसका 12% हम कैश से करते हैं. तो कैशलेस बनाने के लिए यूपीआई आया था, बाकी अदर एप्स हैं. तो 12% मार्केट के अंदर सप्लाई होता है, वो 12% इसमें हम काउंट कर सकते हैं. ओके. इन शॉर्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मनी. बेसिकली एक होता है सेंट्रल बैंक मनी, जिसे M0 कहते हैं, MO कह सकते हो आप उसे. ऑब्लिगेशन ऑफ सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग करेंसी, सेंट्रल बैंक डिपॉजिटरी अकाउंट, वो आता है इसके अंदर M0 में. M1 और M3 कमर्शियल बैंक मनी होते हैं, जो कि कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट्स होते हैं, करंट अकाउंट्स में और सेविंग अकाउंट्स में, बेसिकली है आपके हमारे. वो होता है M1 से लेके M3 तक, एंड M3 बेसिकली. वहीं in the money supply static, central bank money M0, while commercial bank money is divided into M1 and M3. M2 and M4 components are include post office deposits as well. Okay, ध्यान रखना. M2 और M4 में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स होते हैं. वहीं कमर्शियल बैंक्स में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स M1 और M3 में होते हैं. जो सेंट्रल बैंक के पास जो मनी है स्टैटिक्स के अकॉर्डिंगली M0 में काउंट होता है. तो इसके लिए ना एक सीक्वेंस बना रखा है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा. Generally, the types of commercial bank money that tend to valued at lower amounts are classified in narrow money. ठीक है. जो generally commercial bank money that tend to valued lower amounts are classified narrow category M1, while the types of commercial money that tend to exist in large amount are categorized M2 and M3. M3 is the largest all of money aggregates. Basically ये broad money होता है. क्या होता है M3? Broad money होगा. In this article we cover the monetary aggregates as per the old conversion M1, M2 and M3, M4. New conversion क्या बात करता है, NM1, NM2, NM3. This is covered details in clear IS. तो ये आपको वहां मिल जाएगा, वहां आप पढ़ लेना. ठीक है. M0 क्या होता है, बेसिकली रिजर्व मनी. रिजर्व मनी क्या है, रिजर्व मनी ऑल्सो कॉल, मैंने अभी आपको बताया, जो कि सेंट्रल बैंक का मनी है, मोनेटरी बेस है, बेस मनी और हाई पावर्ड मनी. It is base level of the money supply और high powered money component. मनी सप्लाई बेस लेवल है M0 बेसिकली, जो कि सेंट्रल बैंक के पास है. ओके. इन द मोस्ट सिंपल लैंग्वेज, रिजर्व मनी करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई. ठीक है. जो सर्कुलेशन में है, जो डिपॉजिट्स है कमर्शियल बैंक का, कमर्शियल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कि आरबीआई के पास होता है. अब इसके लिए आप इसे CRR भी कह सकते हो. ठीक है. आप इसे CRR काउंट कर लो. इसके अलावा कोई दूसरा डिपॉजिट्स मान लो जो कि आरबीआई के पास रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं बेसिकली रिजर्व मनी. ठीक है. जो कि M0 में काउंट करते हैं. वहीं अगर आप इसको देखो, M0 आपका क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये है आपका. प्लस अगर आप M1 की बात करो, जो कि नैरो मनी है, करेंसी विद पब्लिक, डिपॉजिट मनी ऑफ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट या फिर बैंकिंग सिस्टम में जो भी होती है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई. ठीक है. ये हो जाएगा M1. ठीक है. M2 में क्या है, मैंने आपको बताया था, पोस्ट ऑफिस वाली जो डिपॉजिट होती है. M1 यानी कि ये पूरा करेंसी विद पब्लिक, जो पब्लिक के हाथ में है, डिपॉजिट जो डिपॉजिट मनी ऑफ बैंक के साथ में डिमांड डिपॉजिट हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है. तो M1 यहाँ पर, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स. ठीक है. ये M2 हो जाएगा. ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि M2 क्या है, M3 क्या है, ध्यान रखना. M3 प्लस M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम. टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम. टाइम डिपॉजिट से मेरा मतलब क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट. ठीक है. ये मेरे होते हैं. अब आप यहाँ पर भी देख लो, नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, बैंक क्रेडिट कमर्शियल सेक्टर्स और बाकी सारे जितने भी हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं. ठीक है. लाइबिलिटीज है बैंकिंग की टाइम डिपॉजिट्स में, तो वो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं. M4 देख लो. अब M3 आ जाएगा, प्लस ऑल द डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट.
ये इसके अंदर एक्सक्लूड होता है, तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, देखो M0 मेरा क्या है, रिजर्व मनी है। M1 और M3 मेरा क्या है, बेसिकली ब्रॉड मनी हो जाता है एक तरीके का। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, M1 के अंदर हमारे पास पब्लिक के पास जो करेंसी है, प्लस डिपॉजिट जो बैंक के पास है, प्लस जो अदर डिपॉजिट है जो कि आरबीआई के पास है, ये मेरा M1 है। M3 क्या हो जाएगा, M1 प्लस मेरा टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, M3 क्या हो जाएगा, ब्रॉड मनी है मेरा। ब्रॉड मनी क्या है मेरा, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट क्या है मेरा, रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, ये मेरा किस में आ जाएगा, M3 में आ जाएगा। M2 और M4 क्या है, M2 क्या हो जाएगा, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M4 क्या हो जाएगा, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, सेविंग्स बैंक्स में जितना भी होगा। लेकिन यहां पर एक्सक्लूड रहेगा मेरा नेशनल सेविंग का सर्टिफिकेट। ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को मैं इसके अंदर एक्सक्लूड करके रहूंगा। तो आप इन चीजों को ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज बेसिकली डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है और आपको आगे भी समझना पड़ेगा इसके लिए। ओके, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप इसको पढ़ो या फिर जब भी आप इसको देखो, तो आपको इसको सोचने समझने की जरूरत जरूर पड़ेगी। जब भी आप नैरो मनी या फिर ब्रॉड मनी के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो, तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। नेक्स्ट देख लो, अब मेरे पास आ जाता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, बेसिकली मनी मल्टीप्लायर एक अप्रोच है जो कि डेमोन्स्ट्रेट करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रॉड मनी दैट कुड क्रिएट बाय द कमर्शियल बैंक्स। ओके, फॉर गिवन फिक्स अमाउंट, बेस मनी, रिजर्व रेशियो, इसको बेसिकली मनी मल्टीप्लायर कहा जाता है। इन अ सिंपल लैंग्वेज अगर आप इसे पढ़ने की कोशिश करो, ए मनी मल्टीप्लायर इज एन अप्रोच यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रॉड मनी। ठीक है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है जो भी जितना ही मेरा मैक्सिमम अमाउंट होगा मार्केट के अंदर ब्रॉड मनी रहता है जो कि सर्कुलेशन में काम आता है, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली मनी मल्टीप्लायर। इट कुड इट कुड बी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स फॉर ए गिवन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द बेस मनी एंड रिजर्व रेशियो। ओके, चलो आगे देख लो एक बार आप। This number is multiplied by the amount of reserve to estimate the maximum potential amount of the money supply. Basically इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको मनी मल्टीप्लायर का। फॉर एन एग्जांपल के लिए, फ्रॉम 100 कैन बी मल्टीप्लाई बाय द 5, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 500 हो जाएगा। सप्लाई ऑफ इफ रिजर्व रेशियो इज 1.5, तो 20 यानी कि 20% हो गया। व्हेन मनी मल्टीप्लायर इज 5, व्हेन रिजर्व रेशियो इज 1/4, तो कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। व्हेन मनी मल्टीप्लाई इज 4, that would be generate only 400 as money supply। ठीक है, तो इस तरीके से इसको देखा जाता है। क्या होता है बेसिकली, एक तरीके से ये एक तरीके से वे है जहां पर आप ये देखते हो कि मार्केट के अंदर कितना मनी सप्लाई जाना चाहिए। ठीक है, तो इस एग्जांपल को अगर आप समझोगे, फॉर एन एग्जांपल 100 कैन बी मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, जनरेट हुआ 500 मनी सप्लाई। इफ रिजर्व रेशियो हमारे पास कितना है 20%, आपको रिजर्व रेशियो कितना रखना है मार्केट में, सॉरी आपको रिजर्व रेशियो कितना रखना है 20% रखना है, 1/5 था, तो 20% आपका रिजर्व रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। आगे देख लो एक बारी, मनी सप्लाई M3 वर्सेस मोनेटरी बेस M0। M0 क्या है, रिजर्व मनी है मेरा। मोनेटरी बेस में मेरा क्या क्या आ जाएगा, बैंक रिजर्व आ जाएगा प्लस करेंसी इन सर्कुलेशन आ जाएगा। ठीक है, मनी सप्लाई क्या आएगा, चेकेबल बैंक डिपॉजिट। ठीक है, इसका ये आ जाएगा। चेकेबल बैंक डिपॉजिट आर नॉट पार्ट ऑफ मोनेटरी बेस। ठीक है, मोनेटरी बेस क्या होता है मेरा, बेस क्या हो जाएगा M0 होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो कहीं भी मेरा आना ही नहीं चाहिए। ये मेरा किसका पार्ट है, M3 का पार्ट है। मोनेटरी बेस मेरा किसका पार्ट है, रिजर्व बैंक्स का, बैंक रिजर्व्स का, प्लस करेंसी इन सर्कुलेशन का, ये इसका पार्ट है। तो ये तो इसके अंदर काउंट हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना, अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहां पर एक लाइन खींच लो और ये बता दो ये मेरा है मोनेटरी बेस और ये क्या है मेरा मोनेटरी सप्लाई, M3 है M0 है। नोट, बैंक रिजर्व आर नॉट पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। बैंक रिजर्व आर नॉट पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, ये यूज में होते ही नहीं है। ठीक है, चलो, रिजर्व मनी इज ऑल्सो कॉल्ड मोनेटरी बेस, जो कि मैंने आपको पढ़ाया एज मेंशन अर्लियर, जो बता चुका हूं। इट डोनेट्स द मनी ऑफ आरबीआई, आरबीआई के मनी को बताता है। M0 इंक्लूड्स करेंसी इन सर्कुलेशन एंड आरबीआई रिजर्व्स। ठीक है, ये M0 बताता है। वहीं इवन दो द मनी सप्लाई कैन बी डिनोटेड एदर M1 और M3, ये नैरो मनी है, ये ब्रॉड मनी है। यूजुअली व्हेन वी स्पीक मनी सप्लाई वी इंटेंड M3 करेंसी इन सर्कुलेशन एंड चेकेबल बैंक्स डिपॉजिट, जिसमें टाइम डिपॉजिट्स मैंने आपको बताया था ये इंक्लूड होता है इसके अंदर M3 के अंदर। ठीक है, चलो आगे देख लो एक बारी। अब क्या हो जाएगा, फॉर एन एग्जाम के लिए डिनोमिनेशन हुआ किसका, 1000 रुपए के 500 नोट्स का। गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइज किया 500 और 1000 रुपए का करेंसी नोट्स।
improve the balance sheet of Reserve Bank India, improve हुई क्या? To understand this scenario, we must learn the interplay of currency reserve, money and money supply. When a currency note of a particular denomination ceases to be legal tender, the central bank's liabilities are reduced. That extent and also amount of currency in circulation declines. अब देखो सिंपल सा मेथड ये है, जब भी अगर ऐसा कुछ होता है, डीमोनेटाइजेशन हो जाता है या फिर उसका सप्लाई बंद हो जाता है, बेसिकली ये क्या है, M3 है मेरा मनी सप्लाई, तो बेसिकली ब्रॉड मनी में आता था मेरा 1500 का नोट, ठीक है, रिजर्व 1500 का नोट्स की बात नहीं है यहाँ पे, बेसिकली जो मेरा ब्रॉड मनी में आ रहा है, जो मेरा मार्केट के अंदर सप्लाई है, मनी सर्कुलेशन में है, अगर ऐसा कुछ होगा तो आरबीआई की ड्यूटी बनती है कि उस सप्लाई को कम किया जाए जल्द से जल्द, ये उसकी ड्यूटी है, लाइबिलिटीज है। वहीं 8 नवंबर 2016 को ऐसा हुआ था। सो इंटायर लाइबिलिटी ऑफ जितना भी मार्केट के अंदर था उसको वापस लिया, वापस लेने के बाद में उसे चेंज किया। आरबीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 99.3% ऑफ डीमोनेटाइज करेंसी रिटर्न टू द बैंकिंग सिस्टम, फिगर वाज 15.31 लाख करोड़। ओके, तो ये एक्चुअल में फिगर था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 0.7% ऐसा रह गया जो कि बेसिकली मार्केट के अंदर, यानी कि ब्लैक करेंसी कह लो या फिर कुछ भी कह लो, या फिर पाकिस्तान चला गया हो या कहीं और इंडिया से बाहर चला गया हो, ऐसा अमाउंट जो कि बेसिकली बाद में इंडिया के लिए यूज होता है करप्शन में और बाकी सारी चीजों में, तो वो वाला अमाउंट नहीं है। तो बाकी सारा का सारा वापस आ चुका है एज पर द आरबीआई रिपोर्ट। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो टोटल हमारे पास कितना नहीं आया, 14.10 लाख करोड़ का तो मार्केट के अंदर था जो कि मनी सप्लाई में था, आया कितना हमारे पास 15.31 लाख करोड़ का, 0.10 लाख करोड़ हमारे पास आया ही नहीं। ठीक है, द फिगर कितने का बनता है, 10, बेसिकली 10,000 करोड़ का। ठीक है, 10,000 करोड़ वाज ओनली नॉमिनल रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफसेट बाय द प्रिंटिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो ये बेसिकली इसमें लगा ये सारी चीजें, तो हमारे पास आया कितने का, नहीं सिर्फ इतने का। ठीक है, आप नीचे की चीजों को छोड़ दो कि काम की नहीं है। अच्छा, व्हाट इफ द डीमोनेटाइजेशन वाज सक्सेस, अगर ऐसा हुआ है तो क्या है, देखो, if there was a lot of black money in the country, people choose not to declare the surrender their high demonetization currency notes, then RBI would have gained the extent in the currency liabilities are lowered। या अगर ऐसा होता तो ऑब्वियसली बात है, लोग अपना पैसे देते नहीं, तो आरबीआई की ड्यूटी क्या बनती, जितना भी है वो सबको लेना है, या फिर पैसा आता नहीं। बट ऐसा हुआ क्या, अब सिनेरियो क्या बना कि हमारे पास जो ज्यादातर जो पैसा था, ट्रांसफर हायर अमाउंट वाज डिविडेंड टू द गवर्नमेंट। अब वो गवर्नमेंट को मिलता, अगर जितना अगर मिलता तो सारी चीजें गवर्नमेंट के काम में आता, वो सारी चीजों में सर्कुलेशन में गवर्नमेंट उसको यूज करती किसी तरीके से। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि मोस्ट ऑफली जो हमारे पास अमाउंट था वो आ चुका था हमारे पास। ठीक है, आप यहां देखो, वाई इज द करेंसी इन सर्कुलेशन ए लाइबिलिटी टू आरबीआई और गवर्नमेंट। अब देखो इसका कारण है, प्रिंटिंग कौन करता है नोट्स की, कॉइन्स की, तो इसकी प्रिंटिंग कौन करता है, आरबीआई करती है। और ये बेसिकली डिसाइड किया जाता है सारी चीजों में, कितनी प्रिंटिंग होगी कितना नहीं होगा, आरबीआई की टीम, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो डिसाइड करती है, आरबीआई के गवर्नर डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है मार्केट के अंदर कितना सर्कुलेशन रहना चाहिए कितना नहीं रहना चाहिए। तो उसके बेस पे क्या होता है, इन केस अगर डिमोनेटाइजेशन होता है या फिर मार्केट के अंदर सर्कुलेशन रोकना है, तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है, आरबीआई और गवर्नमेंट की, इन दोनों की बनती है। ठीक है, let us examine what if the status of currency would we hold in our hand, जो आपके हाथ में है तो उसका क्या होगा। सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट 934 स्टेट जो कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रीवियस सबसेक्शन every banknote shall be legal tender at any place in India in payment or account or the amount expressed therein shall be guaranteed by the central government। जो भी लीगल जितने भी होंगे, जितने भी नोट होंगे, जहां भी पेमेंट चल रही है, वो सारे के सारे लीगल टेंडर होंगे, उसकी गारंटी कौन लेता है, सेंट्रल बैंक लेता है। आरबीआई के ऊपर आपने लिखा हुआ देखा होगा ना, मैं धारक को 1,000 रुपए देने का निश्चय वादा करता हूं, ये सब कुछ। तो ये बेसिकली इस तरीके लीगल टेंडर को बताता है ही आपके कि लीगल टेंडर है। ओके, इट मीन्स दैट द मनी द पब्लिक होल्ड इन हैंड इन द बैंक इज अ डेब्ट गारंटेड बाय द गवर्नमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट हमें गारंटी देती है इस चीज की। The currency does represent a public debt or by the government of the holders of the banknotes, the public basically। तो जितना भी है इन सबकी गारंटी कौन देगा, बैंक ही देता है हमें और गवर्नमेंट देती है। ये दोनों की मिलीजुली सरकार है, तो ऑब्वियसली बात है आरबीआई किसकी बदौलत चल रही है, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट किसकी बदौलत चल रही है, आरबीआई की। तो दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आरबीआई को भी जवाब देना पड़ेगा टाइम टाइम, गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा। सो दिस इज फॉर द टुडे लेक्चर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा आएंगे एग्रीगेट्स ऑफ मनी सप्लाई के साथ में, और वहां पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे।
इन केस कहीं पर अगर कुछ आपको इश्यू लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हम उसे दोबारा से इंप्रूव करने की कोशिश करें। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। आप चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि उससे थोड़ी सी हमें प्रेरणा मिले या बाकी सारी चीज़ें हम कुछ और अच्छा सा बनाने की कोशिश करें आपके लिए, ताकि आपको वो समझ में आए। आपको ये समझ में आ गया होगा, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को आगे तक देखते रहिए और उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी के लेक्चर्स आपके पास जरूर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। राम राम।